जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जैसे कि टेलीग्राम पर मैंने आप सभी को कहा था कि 17 तारीख को एक टेस्ट होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस टेस्ट का आज हम इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जो भी प्रश्न बनाए गए हैं वो पूरे एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से एज इट इज़ उनकी लाइनों को काफ़ी अच्छा लेवल का बनाने की कोशिश की है। और आप सभी ने टेस्ट को देकर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और जितने भी जो भी आपकी रैंक रही थी वो आप सभी के साथ शेयर कर दी गई है। इस वीडियो को बनाने में साथियों काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है और साथ में इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको आप क्रेडिट दे सकते हैं राम जी सर को, जिन्होंने इस टेस्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा अपना सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस टेस्ट के लिए उन्होंने की है। अब तक मैं अकेला काम कर रहा था, कोई टीम नहीं थी, लेकिन जब से राम जी सर जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्विज वगैरह अपने टेलीग्राम पर कंटिन्यू करवा रहे हैं और आज ऐसे ही इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को अगर पसंद आए तो इसे आप सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो कल का टेस्ट था उस सभी के आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और काफ़ी अच्छा ये आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार के पेपर बना सकता है उसके आधार पर। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो प्रश्न में देखिए मानवीय भूल हो जाते हैं, उसके लिए आप सभी हम माफी मांगते हैं आप सभी से उसके लिए। लेकिन साथियों आप ये भी देखिए कि मैं खुद जॉब करता हूं, सुबह क्लासेस लेता हूं, शाम को मैं खुद की सेल्फ स्टडी करता हूं, इसके बावजूद भी फ्री में आपके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट नहीं पसंद आते तो आप इग्नोर कर सकते हैं और रियल में आपको पसंद आते हैं तो आपको काम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए अपना आज का जो पहला साथियों टेस्ट से जुड़ने के लिए मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर एक लिंक शेयर की थी, जिसको आप जैसे ओपन करेंगे तो पहला ही पेज आपके सामने इस प्रकार से आया था। तो उसके बाद सेकंड पेज में आपको अपना नाम और अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना था और जस्ट उसके बाद आपके लिए जो पहला प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि कानों की संवेदनशीलता की माप को किसको कहते हैं। कानों की संवेदनशीलता का माप क्या कहलाती है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा प्रबलता। प्रबलता जो होती है वो कानों की संवेदनशीलता का माप होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, इसको मापा नहीं जा सकता। हम मापने के लिए हम तीव्रता को माप सकते हैं। तीव्रता क्या होती है कि किसी भी एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की जो मात्रा होती है, यानी इसका जो मात्रक भी होता है वो इस प्रकार से होता है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, जिसको जूल अपॉन सेकेंड को हम वाट अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। या सामान्य भाषा में इसका मात्रक हम डेसिबल जो लेते हैं वो बेल से निकला हुआ है, यानी वाट अपॉन मीटर स्क्वायर को हम बेल भी बोलते हैं और इसी का 10वां हिस्सा होता है जिसे हम डेसिबल बोलते हैं। तो तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल और प्रबलता होती है कानों की संवेदनशीलता का माप। हालांकि हम कहते हैं कि जिसकी तीव्रता अधिक होती है उसकी प्रबलता भी अधिक होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई डीजे बज रहा है, किसी व्यक्ति कोई बीमार है जिसको कान की प्रॉब्लम है, उसके लिए उसकी तीव्रता उसकी संवेदनशीलता अधिक हो सकती है, यानी उसके लिए उसकी प्रबलता अधिक है। और वही कई बार हम म्यूजिक सुनते हैं, कोई कहता है आवाज़ ज़्यादा करो, कोई कहता है कम, यानी उसकी कानों की संवेदनशीलता है। किसी को वही साउंड ज़्यादा सुनाई दे सकता है, वही किसी को कम सुनाई दे सकता है। तो वो होती है अपनी प्रबलता। और प्रबलता डिपेंड करती है अपने आयाम पर, ठीक है, आयाम के समानुपाती होती है, जबकि तारतम्य डिपेंड करता है आवृत्ति के ऊपर। ये रीट में आए हुआ प्रश्न है तो उसके आधार पर। और गुणवत्ता क्या होती है कि जब एक समान प्रबलता और एक समान प्रबलता और एक समान तारतम्य की ध्वनि जब हमें असमान, यानी उसमें भी हम अंतर कर पा रहे हैं, जैसे किसी दूसरे कमरे से आवाज आ रही है और उसको सुनकर बिना उसको देखे ही हम उसकी पहचान कर पाते हैं कि किस व्यक्ति की आवाज है या कौन सा यंत्र बज रहा है, तो बिना उसको देखे किसकी पहचान कर पाना वो ध्वनि की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। तो चलिए साथियों इसका सही आंसर होगा प्रबलता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है किस प्रकार के ग्रहों के क्रम से बहुत कम और बहुत अधिक चंद्रमा होते हैं। तो साथियों ये पूरा आपको जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं साथ में उसके आपको जो भी इसके ऑथेंटिक प्रूफ है, साथ में एनसीईआरटी और आरबीसी या जहां से पेपर बनाए गए हैं वो सभी आपके साथ लगातार शेयर करता रहूंगा साइड में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साथियों अपने, आप सभी जानते हैं कि आंतरिक ग्रह जो होते हैं उनके उपग्रह जितने भी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, इसके जितने भी उपग्रह होते हैं उनकी संख्या कम होती है, यानी इनके चंद्रमा कम होते हैं। जबकि बाह्य ग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है, जैसे बृहस्पति है, शनि है, इनके बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि उपग्रह बहुत ज्यादा है, इसलिए बाह्य ग्रहों के उपग्रह ज्यादा होते हैं और इनके कम होते हैं आंतरिक ग्रहों के। इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो होगा अपना डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप अपने भी जो भी आपने पेपर दिया है वो भी साथ में चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी गलती की है किस पेपर में। हाँ, ये प्रश्न मैं एक मानता हूं साथियों, इसमें थोड़ा सा आंसर लगाते समय थोड़ी सी हमसे गलती हो गई। इसका ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। उत्तल लेंस की क्षमता और अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो साथियों इसके लिए मैंने एक बार पहले ट्रिक भी शेयर की थी आप सभी के साथ। इसमें उत्तल देखिए, अवतल जब लिखते हैं तो बीच में एक माइनस का निशान हम खुद लगाते हैं। अवतल लेंस का मतलब यानी बीच में, ये ट्रिक से याद रख सकता है, बीच में जब या उत्तल जब भी लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं तो उत्तल लिखते समय हम प्लस लिखते हैं एक तरीके से, ठीक है, और अवतल लिखते समय माइनस लिखते हैं। तो अवतल लेंस जो होता है उसकी तो होती है ऋणात्मक और उत्तल की होती है धनात्मक। तो इसका सही आंसर डी होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसका ये आपको बता दिया मैंने। ये जो चश्मे वगैरह हम कहते हैं
दूरदृष्टि दोष, दूर नाम अगर छोटा है तो उसके लिए उत्तल नाम छोटा है तो उत्तल। और उत्तल में किस प्रकार का चश्मा होता है? प्लस का, यानी जिनको दूरदृष्टि दोष है उनके प्लस के चश्मा होता है। दूरदृष्टि दोष में हम बात करते हैं कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, यानी जिनको निकट का दिखाई नहीं दे रहा उनको प्लस के चश्मे लगते हैं। तो इसलिए आगे बात करते हैं। 4 नंबर है, जल का अपर्तनांक कितना होता है? साथियों, जल का जो अपर्तनांक होता है वो होता है लगभग 1.33, ठीक है, 1.33 इसका अपर्तनांक होता है। बाकी ये वायु का और ये बर्फ का अपर्तनांक है। और जो अपना सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि अपर्तनांक जिस वस्तु का जितना अधिक होता है, यही प्रश्न इस प्रकार से थोड़ा सा अलग तरीके से आया था। इसके अंदर अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर था शायद, या लैब असिस्टेंट का पेपर था, उसमें आया था। अपर्तनांक से संबंधित एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित प्रश्न था जो अपर्तनांक पर दे रखा था। अपर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो इसलिए याद रखना, ये जो बात कर रहे हैं हम, जल का अपर्तनांक 1.33 होता है। और बाकी है खीरे का पूछा जा सकता है, ठीक है ना, 2.42 इसका अपर्तनांक होता है, ठीक है ना। और इसका जो क्रांति कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। तो चलो इतना कोई डिटेल में नहीं प्रश्न पूछते, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा किस कारण हो पाता है? साथियों, हमारे लेंस के अंदर एक क्या होती है, जो विभिन्न पेशियां होती है वो लेंस को क्या करती है, समायोजित करती है। जैसे हमारी जो दूर की या निकट की जो हम फोकस हम कर पाते हैं चीज़ों को, इस पावर को हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है ना। इस पावर को हम कहते हैं समंजन क्षमता। तो इसका सही आंसर समंजन क्षमता होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दिन के समय तथा रात्रि के समय चलने वाली हवाएं उसको किस नामों से जानते हैं? और ये कौन सी विधि होती है जो हम उष्मा संचरण की 3 विधियां पढ़ते हैं, चालन, श्रवण और विकर्ण। तो साथियों इसमें बात करते हैं, दिन के समय हमें पता है, दिन के समय जो बीच वगैरह होते हैं जितने भी समुद्र के किनारे, दिन के समय आप देखते हैं बीच पर अधिकतर लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां पर ठंडी हवाएं आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर, अगर बात करें यहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, जिससे यहाँ का दाब निम्न हो जाएगा। निम्न दाब होने के कारण जो समुद्र की हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी। और जो साथ में वाष्प का एक तरीके से वो पानी है वो वाष्प के रूप में आएगा, जिससे हमें हवाएं ठंडी लगेगी। तो जो दिन के समय होता है वो होता है, उसे कहते हैं जल समीर, ठीक है ना, समुद्र या जल समीर कहते हैं। दिन के समय समुद्र समीर होता है और रात्रि के समय जस्ट इसके अपोजिट होता है, उसे कहते हैं थल समीर। और साथ ही साथ हाँ एक बात और, इसमें विकर्ण विधि नहीं होती, इसमें होती है संवन विधि। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साथियों अपना संवन विधि के कारण समुद्र समीर और थल समीर होता है। समुद्र समीर दिन के समय और थल समीर जो होता है वो होता है रात्रि के समय, और ये संवन विधि के कारण होता है। विकर्ण विधि से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें प्रकाश, अपना जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक प्रकाश लेकर आती है, वो विकर्ण विधि से लेकर आती है। और साथ ही साथ अगर बात करें, और इसके अलावा विकर्ण विधि को विकर्ण जो विधि होती है इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी रीट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु के में आंशिक रूप से डूब रही वस्तु में उत्प्लावकता की क्या स्थिति रहेगी, यानी कि किसका एक उदाहरण है। तो साथियों हमें पता है आंशिक रूप से डूबने का कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन होती है, एक तो होता है वस्तु का भार जिसे W1 मान सकते हैं, और एक होता है उत्प्लावक बल। यदि दोनों वस्तुओं के उत्प्लावक बल और ये दोनों चीजें बराबर हैं तो वस्तु बीच में इस प्रकार से पानी में पूर्ण रूप से डूब कर तैरेगी बीच में। और यदि वस्तु का भार बहुत ज्यादा है, उत्प्लावक बल से बहुत ज्यादा है, तो वस्तु नीचे पेंदे में बैठेगी। और इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है, उत्प्लावक बल का मान ज्यादा होता है वस्तु के भार की तुलना में। तो वस्तु, जैसे कि हमने फ्राइड के रूल में भी आपने एक नाम सुना होगा, हिम जो उसने कहा था कि बर्फ का पार्टिकल होता है उसका 90% पार्ट अंदर की ओर होता है, 10% पार्ट हिम का वो ऊपर की ओर तैरता है। तो ये तभी होता है, देखिए साथियों, पूर्ण रूप से ऊपर कोई भी वस्तु नहीं तैरती। अगर किसी वस्तु का भार है, वो उत्प्लावक बल का मान उस भार से बहुत ज्यादा भी है, तो भी वस्तु क्या होगी, आंशिक रूप से ही ऊपर तैरती है। इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो होगा कि वस्तु के भार की तुलना में उत्प्लावक बल का मान ज्यादा होने पर यह कंडीशन होती है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका या जो भी प्रश्नों में आपको मेहनत नजर आ रही है, इन प्रश्नों को किस प्रकार से इनकी लैंग्वेजों को थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश की है, ताकि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के जो लेवल है उसको समझ सको। यहाँ पर किसी भी प्रकार को आपको किसी भी प्रकार से डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है। हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये जानने की कोशिश करें कि एनसीईआरटी की ही किताबों से सारे प्रश्न बनाए गए हैं, और साथ ही साथ आरबीएससी से भी कुछ अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, ताकि आप ये जान सको कि आपके एग्जाम के लेवल किस प्रकार से रह सकता है और आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और अभी भी आपके पास समय है, इस लेवल पर आप तैयारी अपनी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो साथी पूछ रहे हैं क्या तैयार करें, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हैं तो साथ ही साथ उन्हीं टॉपिकों को आरबीएससी की किताबों से भी देख सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के लिए अब तक जितने भी एग्जाम हुए, तो मैंने आपसे कंटिन्यू हर एग्जाम में कहा है कि वहां से जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक है उनको 11-12 की बुक में भी देखने की कोशिश करें, एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं। तो आपका कहीं भी आपको इसके अलावा और कुछ भी किसी का कोर्स लेने की या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है अपना,
एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है उसके अंदर जो दो तार होते हैं, एक लंबा तार और एक छोटा तार होता है, उसको कौन कौन से सिरों से जोड़ा जाता है, ये भी डायरेक्ट पर्सन अपने आरबीसी की किताब से उठाया गया है। तो इसमें साथियों इसका सही जो आंसर होगा, जो लंबा तार होता है वो तो होता है धन सिरे से जोड़ा जाता है और जो छोटा तार होता है उसे ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगे कि किसी भी पर्सन में मेरे द्वारा कोई गलत उत्तर बता दिया गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप टेलीग्राम जो इजी साइंस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर लगातार ऐसी क्विज, ऐसे टेस्ट है या ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं, तो उनके रिप्लाई में आप अपना जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है वो शेयर कर सकते हैं। हम जरूर जो भी सही होगा उसको मानने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूब जाए उनके विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। यह डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा साथियों, ये बात बताई थी विलियम निकोलसन ने। निकलसन नहीं है, ये निकोलसन है। वैसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हमारे पास साथियों कोई बड़ी टीम नहीं है, ना कोई खुद का ऐप है, इसलिए छोटा मोटा जुगाड़ करके जो भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करने की हम अपने लेवल पर हम खुद तैयारी करते हुए अपने लेवल पर जितना हमसे एफर्ट हो पाता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटी मोटी गलतियां होती है उनको आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब हमारे नेगेटिविटी होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है दिल से। लेकिन अगर आप इस काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सच में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा मैं। तो चलिए आगे बात करता हूं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, जब ये काफी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और उसको एज इट इज वैसा का वैसा वही ऑप्शन और वही प्रश्न इस प्रकार से सेम उठाया गया है। जब n प्रतिरोध प्रत्येक मान r है, किसी भी कोई भी एक प्रतिरोधों का क्रम है उसमें n प्रतिरोध जोड़े गए हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान r है और उसको पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उसका परिणाम जो भी आता है उस प्रतिरोध का मान x मान लेते हैं और उस n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी समांतर क्रम में जोड़कर हमें बताया गया है कि इस प्रकार से समांतर क्रम में इतने प्रतिरोध हमें जिनकी वैल्यू इस प्रकार से है। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी एक प्रतिरोध की वैल्यू रख के इसका उत्तर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बताया जैसे समांतर क्रम में पहले जोड़ा है तो हमें पता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/r बराबर r1, ठीक है, या स्मॉल r से लिख लेता है, इसको स्मॉल r से लिख लेते हैं हम 1/r। ये मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध, हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कितने भी मान सकते हैं आप, 4 या 2 या जो भी सिंपल आपकी कैलकुलेशन लगे। 3 प्रतिरोध मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और तीनों का अगर तुल्य प्रतिरोध निकाले तो हमें पता है ये r कॉमन आ जाएगा और ऊपर से देखो 1 2 3, ये तो 1/r का मान हो जाएगा 3/r। अब इसको थोड़ा सा देखिए और इजी बना लेते हैं कि r, ये 1/r का मान आया। हमेशा समांतर क्रम में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जो भी आंसर आता है हम उसी को सही मान लेते हैं, लेकिन आगे नहीं देखते कि 1/r की वैल्यू है। r की वैल्यू जो होगी वो किस प्रकार से होगी, r का मान होगा वो होगा, ठीक है, r/3। इसलिए केवल r का मान जो है यानी एक प्रतिरोध का मान आएगा वो आएगा 3r, ठीक है, ये एक प्रतिरोध का मान आया है हमारे पास 3r। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया कि 3 प्रतिरोध मान लीजिए जिनकी r वैल्यू है उसको इस प्रकार से जोड़ा गया और हमें पता है यहां पर प्रतिरोध का जो मान दे रखा है वो x से इंडिकेट कर सकता है कि प्रतिरोध माना x है। प्रतिरोध x माना तो इसका मतलब इस r को हम x मान सकते हैं। यानी अगर ओवरऑल अगर बात करें तो r बराबर जो आया है वो हमारे पास आया 3x। अब r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक प्रतिरोध की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी प्रतिरोध को, यानी हमने 3 प्रतिरोध लिए थे, इसी को अब श्रेणी क्रम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है r बराबर, तो वो होता है r1 + r2 + r3, ठीक है, या हमने समान प्रतिरोध माने तीनों के लिए, इसलिए सभी के लिए r1 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 यूज ले सकते हैं। इसलिए 3 r1 हो गए। हमें पता है एक r की जो वैल्यू है वो 3x है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 9x। कितनी होगी, 9x। जब हमने इसी चीज को समांतर क्रम में जोड़ा था तो हमारा जवाब आया था कितना x, 3x, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका उत्तर आ रहा है 9x। अब आप इस चीज को इस फॉर्मूले में आप किसी से भी ऑप्शन में लगा के देख सकते हैं कि कौन से में ये उत्तर सही हो रहा है। हालांकि लंबी प्रोसेस आपको लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहली बार आप देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इस प्रश्न को अब सीख लिया तो आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप तुरंत उसका उत्तर सीधा मैं आपको बता दूंगा ये सूत्र होता, तो उसके आधार पे आप कर सकते हो। आप देख रहे होगे 3 का स्क्वायर है 9 और x को एज इट इज रखा गया है। तो यानी 3 ऐसा कौन सा है जिसमें हम देख सकते हैं x, यानी 3 क्या है, एक वैल्यू है, n का मान है, तो हम देख सकते हैं n स्क्वायर और x, ये इसका सही जवाब होगा। यानी n की वैल्यू का स्क्वायर है और बाकी x एज इट इज है। इस प्रकार से हम समांतर क्रम को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उसकी वैल्यू दी गई होती है तो उसके लिए डायरेक्ट एक सूत्र यूज ले सकते हैं। इस प्रश्न आप देख लेना आराम से इसको पॉज करके कि n2x इसका सही उत्तर होगा, और एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया किस प्रकार से उत्तर आया है। ठीक, आप भी अपने लेवल पर इसका ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसिक विकास और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण खनिज लवण कौन सा है।
ये भी एज इट इज आरबीसी की ही लाइक लाइन जस्ट उसमें दे रखी है, उसी से लिया गया है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा जिंक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना जिंक। जिंक के कारण ही मानसिक विकास और प्रतिरक्षा तंत्र में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है नाइट्रोजन चक्कर के बारे में एक विचार करते हुए हमें कथन दिए गए हैं और उन कथनों में से हमें पहचान करनी है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है अपने सामने कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैसीय रूप में नाइट्रोजन का उपयोग सभी जीवित जीव करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। जितने भी जीवित जीव होते हैं वो अधिकांश क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में यानी नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये पहला कथन ही हमारा असत्य कथन है। दूसरा, नाइट्रोजन को वायुमंडल में बिजली और विकिरणों के माध्यम से भी तय किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये जो कथन है वो सत्य है। तीसरा है बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं साथियों, कि हमें पता है कुछ बैक्टीरिया विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट या नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में भी बदल सकते हैं। इसलिए कथन 2 और कथन 3 सत्य है और कथन 1 असत्य है। क्योंकि हमसे सत्य पूछा गया है इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 और 3 वाला, ठीक है। ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसको अच्छे से देखना है। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में एक कथन को सुन लेते हैं और हम देखते नहीं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये कथन असत्य कथन है, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक के टीके की खोज नहीं की थी, इन्होंने तो पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने किसकी एंथ्रेक्स रोग के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हेजे के टीके के बारे में बताया था। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। तो यानी तीनों ही कथन तो है लेकिन कथन को बेमेल है यानी आपस में मिलाया हुआ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको अच्छे से ये प्रश्न आपने किया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा दिया था और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 में से 30 स्कोर भी किया है। तो ये बताता है कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी है। इस टेस्ट में अगर आपका 20 से भी अच्छा स्कोर रहा है तो साइंस में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और थोड़ी बहुत ही तैयारी आपको और अच्छे लेवल की करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर भी अगर आप 20 से अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं जिनमें हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाएं जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, के चारों ओर संयोजी उत्तकों का एक आवरण या एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो साथियों उसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक है। ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं इसको, जो शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर पाई जाती है और इससे शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, साथियों मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी जो नियंत्रित करती है या उनके हार्मोनों पर नियंत्रण करती है उसे हम कहते हैं हेड मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अपने शरीर का सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि को? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, अमाशय को स्वपाचन से बचाता है। अमाशय जो अपना स्टमक होता है साथियों, इसके अंदर हम बात करते हैं। अमाशय के अंदर एक झिल्ली सी पाई जाती है चारों ओर, जो HCl की क्रिया से, यानी HCl इतना खतरनाक तेजाब है, अगर अपने हाथ में भी गिर देना तो इसमें फफोले उत्पन्न कर देगा। अब इस अमाशय को बचाने के लिए अमाशय की चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसे म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। तो इसमें जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो अमाशय के स्वपाचन से बचाती है। बाकी जठर रस के अंदर पाया जाता है जिसमें हम रेनिन, पेप्सिन, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी इसके अंदर कुछ मात्रा में पाया जाता है। पित्त जो होता है ये अपने यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था कि पित्ताशय में जो ये अपना पित्त रस होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की ओर बात करें, 17वां प्रश्न साथियों, इस पेपर में हो सकता है एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन हर एक पर्सन से जितने भी ऑप्शन हैं उससे अगर आप कंटिन्यू वीडियो को अब तक देख रहे हैं या फिर आगे भी देख रहे हैं तो इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, विश्राम की स्थिति के अंदर श्वसन दर कितनी होती है? नॉर्मल रिलैक्स की स्थिति में, अभी जैसे अब नॉर्मल स्थिति है तो उस समय ना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं और ना ज़्यादा अगर सो रहे हैं, सोते समय कम हो जाती है और ज़्यादा परिश्रम के समय श्वसन दर अधिक हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर जो हम कह रहे हैं विश्राम के समय वो होती है 16 से लगभग 20। ये एज इट इज लाइन उठाई गई है, इसमें किसी प्रकार के आंकड़े में हाँ हो सकता है कई बार ऑप्शन 12 से 16 मिल जाता है, कई बार 16 से 18 मिल जाता है, तो ऑप्शनों पर डिपेंड करता है। इसके नज़दीकी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हृदय आघात है? हार्ट अटैक जो हम कहते हैं जिसको, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है वो होता क्यों है? इसका कारण होता है साथियों, हृदय से एक धमनी जुड़ी होती है जिसे कहते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी के कारण अगर हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है तो उससे एक झटका एक आता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और जिसका दूसरा एक नाम है जिसे मायोकार्डियल
इन्फेक्शन, मायोकार्डियल, जिसे माफी चाहूंगा इसके लिए, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम कहते हैं। हृदय आघात का एक दूसरा अन्य नाम भी है जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण आती है। नेक्स्ट है अपना 19वां प्रश्न, इनमें से उत्तकों की कोशिकाओं के आकार के संबंध में सत्य कथन है। तो ये भी 9th क्लास में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की ही बुक में जो अपना उत्तकों से संबंधित इस बार टॉपिक भी जोड़ा गया है, पादप और जंतु उत्तक, उससे लिया गया प्रश्न है। मर्दूतक जो होते हैं, मर्दूतक हमें पता है, मर्दू यानी जो सॉफ्ट है, पेरेनकाइमा जिसे कहते हैं, इसके अंदर मोस्टली हरित लवक का नाम आता है कि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाने में सहायक है। स्थूल कोण उत्तक होता है, इसमें हम कहते हैं इसमें सेलुलोज का, पेक्टिन वगैरह का जमाव होता है, और साथ में दृढ़ोत्तक होता है, इसमें लिग्निन वगैरह का जमाव होता है। तो अगर बात करें इसकी आकृतियों के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो मर्दूतक के अंदर बात करें, इसमें हालांकि होती है तीनों में, हम बात करते हैं जो जितने भी मर्दूतक, स्थूल कोणोत्तर और दृढ़ोत्तक हैं, इनमें एक समान कोशिकाएं होती है। और इस प्रकार से जो हम जटिल उत्तकों की बात करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं। इसमें एक समान टाइप की कोशिकाएं होती है। इसमें मोस्टली अगर बात करें मर्दूतक के अंदर मोस्टली अगर पाई जाती है वो होती है कोशिकाएं समव्यास और गोलाकार कोशिकाएं मर्दूतक में होती है। और अगर स्थूल कोण उत्तक की बात करें तो इसमें गोलाकार, अंडाकार और भुजाकार प्रकार की स्थूल कोण उत्तक में जो कोलेनकाइमा है उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। और अगर बात करें दृढ़ोत्तक की स्केलेनकाइमा है, उसके अंदर जो लंबी और संकरी और नुकीली सिरे वाली क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें सभी को उसी प्रकार से, जो पहला प्रश्न था उसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई सुमेलित नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो सही कथन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं उत्तर इसका सही होगा। माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ये 19वां प्रश्न जो है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है, इसलिए इसका नाम न्यूनकारी विभाजन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना 21वां प्रश्न है जिसमें एक सूत्र दिया गया है जिसको हमें बताना है कि इसका नाम क्या होगा। साथियों हमें पता है इसमें पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करें तो इसमें 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु हैं। 3 को हम कहते हैं मेथेत और प्रोप, यानी प्रोप है। दूसरी बात, इसमें डबल बॉन्ड दिया गया है तो इस प्रकार से इस साइड से हम संख्या का काउंट करेंगे। और तीसरे में इसमें प्रतिस्थापक समूह जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसलिए इसका नाम साथियों क्या हुआ, 3 कार्बन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ईन। लेकिन ईन भी 1 नंबर पे जुड़ा हो तो 1, और हमेशा पहले प्रतिस्थापक समूह से शुरू करते हैं, तो हमेशा पहले 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे 3 क्लोरो, ठीक है, और 3 है तो इसलिए प्रोप, 3 क्लोरो और 1 नंबर पे ये ईन है तो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले इसमें प्रतिस्थापक समूह और साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर इसका हम नामकरण करते हैं कि कितने पूर्व लगन और अनुलग्न क्या लगाना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार जो प्रक्रम होता है जिसमें एलडीसी में भी एग्जिटी जैसा प्रश्न आया हुआ है 2018 के अंदर, उसमें अगर बात करें, देखिए साथियों एनोड जो होता है, इतना याद रखना, हमारे जैसे ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, ए से एनोड याद रखना। कैथोड यानी सी नाम का कोई ब्लड ग्रुप अपने शरीर में नहीं है तो उसको हम नेगेटिव यानी सी लिखते समय इस प्रकार से निशान लगाते हैं, तो सी होता है नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव, यानी एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और हमेशा कोई अपोजिट चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी एनोड पर तो क्लोरीन गैस आएगी और बची हुई गैस यानी जो भी है हाइड्रोजन वगैरह है वो कैथोड पर हम चली जाएगी। तो यानी हाइड्रोजन गैस है, सोडियम है, ये वगैरह ये कैथोड पे चली जाएगी और क्लोरीन गैस है वो एनोड पर चली जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसमें कोई हार्ड नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक सूत्र आपको दिया गया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और उसमें हमें बताना है कि किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन, या कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। 4 इसमें से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमें पूछा है कि अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य कथन है। पहला ही कथन देखिए, अगर बात करें इस अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो पहला है शीशा अपचयित हो रहा है। तो साथियों अगर हम इसमें देखें तो पहले इसको समझ लेते हैं कि अपचयन और ऑक्सीकरण होता क्या है। हमें एक सिंपल सी मैट्रिक बताता हूं इसकी पहचान करने के लिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। ऑक्सीकरण जो होता है वो हमेशा याद रखना, 2 यहां पर नाम लिख रहा हूं, एक तो ऑक्सीकरण और यहां पे नाम लिख रहा हूं अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं 5 हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, इसमें हम बात करें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज वाली चीज का जुड़ना। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें अब जितने भी है ये दोनों चीजें जुड़ने वाली है, बाकी सारी चीजें निकलने वाली है। हाइड्रोजन का निकलना, धनात्मक चीज का निकलना, या फिर बात करें इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन युग्म का निकलना, ये तीनों ही निकलने वाली चीज जो है, या चाहे वो हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव चीज हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सारे के सारे ऑक्सीकरण की परिभाषा है। इसका जस्ट अगर बात करें तो इसके ऑपोजिट जो होगी वो अपचयन की परिभाषा है। दूसरी बात, जिसका जो ऑक्सीकरण करता है वो खुद अपचायक होता है,
और जिसका अपचयन होता है वो खुद ऑक्सीकारक होता है, यानी अपोजिट नाम है इसके जो करने वाले हैं उनको। तो इसलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूं इस चीज को। PbO जो लेड ऑक्साइड है, अगर बात करें सिस जो लेड ऑक्साइड है, ये देखो पहले ऑक्सीजन इसके साथ थी लेकिन बाद में ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। यानी लेड ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कार्बन जो है ये पहले अकेला था लेकिन बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये इसका हम बात करें, इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन कार्बन खुद क्या है, एक अच्छा अपचायक कह सकते हैं यहां पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब दो चीजें हमारे सामने आ चुकी है। पहली हमारे पास कंडीशन जो दी है, यहां पर शीशा अपचयित हो रहा है। तो जो लेड, देखिए यहां पर अपचयित कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है अपचयित, ना कि शीशा अकेला, ठीक है। तो ये असत्य कथन है। दूसरा है CO2 उपचयित हो रहा है। देखिए साथियों, उपचयित कौन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि कौन। हम बात कर सकते हैं यहां पर कार्बन उपचयित, हम कह रहे हैं कि कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन की बजाय कार्बन CO2 उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कार्बन का। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है, बिल्कुल कार्बन अगर देखें तो कार्बन का उपचयन यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। उपचयित कहते हैं ऑक्सीकरण को और अपचयित कहते हैं हम अब इसको अपचयन को। नेक्स्ट अगर बात करें, यानी ये कथन सत्य है, बाकी दोनों कथन अब तक असत्य हैं। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड जो हो रहा है उसका अपचयन हो रहा है, तो यानी ये अपचयित हो रहा है। C और D सही है, A और B गलत है। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपना A और B असत्य कथन है। A और B कैसे कथन है, असत्य कथन है, ठीक है। अगर जल्दबाजी में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना साथियों। मानवीय भूल एक स्वाभाविक है, हमसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे कोशिश करते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित सत्य कथन है साथियों। पहला है जो फेरस यानी लोहा है Fe, ठीक है, और वो जिंक से अधिक क्रियाशील है। एक सक्रियता श्रेणी हम पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना रखा है, उस पर एक ट्रिक बना रखी है कि पैसों के लिए मैं आज फैशन लेकर आया हूं। पैसे यहाँ पर देखिए, मैं एक छोटी सी आपके साथ ट्रिक शेयर करता हूं जिसमें आपको पूरी सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगी कि पैसों के लिए मैं आज फैशन लेकर आया हूं। मैं आज, यहाँ पे पे से पोटेशियम, से सोडियम, के लिए से कैल्शियम लिए, ठीक है ना, के कैल्शियम, में से मैग्नीज, आज एल्यूमिनियम, और जै से जिंक, आज फैशन, फैशन में Fe और Sn, यानी Fe फिर आता है Sn, फैशन लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो जिंक होता है, जिंक ये पहले आता है, जिंक जो है वो पहले आता है Fe से। इसका मतलब जो होता है जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है लोहे की तुलना में। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि Fe जो होता है वो जिंक से अधिक क्रियाशील है, ये असत्य बात है, ये सही नहीं है। दूसरा है ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होते हैं, यानी जो ऑक्सीकारक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब जिसका अपचयन होता है, और जिसका अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसकी परिभाषाओं में बताया था कि ठीक है ना, ऑक्सीकरण जिसका होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जिसका अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और जिसका अपचयन होता है वो खुद ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी हम एक तरीके से यह भी बोल सकते हैं ऑक्सीकारक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी ये कथन सत्य है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। मोलिब्डेनम जो होता है वो उत्प्रेरक है, और Fe जो है उत्प्रेरक वर्धक है, ये गलत कथन है साथियों। एक विधि है हेबर विधि, जिसमें हम नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं, N2+3H2 बराबर 2NH3। उसमें हम लोहे का उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं और मोलिब्डेनम का हम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए ये अपोजिट दिए हुए हैं, ये एक असत्य कथन है। इसलिए हम बात करते हैं इसमें केवल एक ही कथन सत्य है, और वो कथन कौन सा है, वो कथन अपना होगा कि इसमें ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना 25वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको वापस हमें सामान्यतः वापस इसको विपरीत दिशा में नहीं चला सकते। यानी ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। ये स्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं जो दोनों तरफ चलते हैं, जैसे बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ, ये होती है, हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन सामान्य तो उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है ना, वो अस्थायी भी होते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी और अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26वां, सल्फाइड एस्को की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो ऑक्साइड परिवर्तित होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहते हैं उसे तो हम कहते हैं बर्जन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं निष्पादन। तो इसका सही जवाब जो होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछा गया हमसे, इसलिए सही जवाब होगा इसका भर्जन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 27वां, निम्न में से सत्य है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते। धात्विक ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नहीं, अधात्विक तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए बात सिंपल सी है, लेकिन आपको आपकी जो समझ है वो प्रश्नों को देखकर इस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए कि इस प्रश्न को कितने हाई लेवल पर पूछा जा सकता है।
सिंपल सा प्रश्न है। अब हमें पता है धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये लाइन जो है ये कह रही है धात्विक ऑक्साइड अम्लीय नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? इसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न आज का। निम्न में से किस समस्थानी का उपयोग मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन के लिए करते हैं? तो इसमें इसका उपयोग करते हैं हम सोडियम, ठीक है, सोडियम 24 यानी 24 का, सोडियम 24 जो होता है उसका उपयोग हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट आगे की लास्ट प्रश्न है, मोलरता घटती है जब हम तापमान, कुछ प्रश्न यहां पर देखिए साथियों, अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो 11th-12th में केवल और केवल बायोलॉजी के ही बनाए जाते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स से बनाए जाते हैं उसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न सिर्फ ये दिया गया है ताकि आप जान सको, हम सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रश्न दिया गया था। हमारा कोई भी मकसद ये नहीं है कि आपको ये लगे कि इसमें पेपर 11th-12th लेवल के या सेकंड ग्रेड लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं। हालांकि ये मदद सेकंड ग्रेड में भी करेगा, लेकिन लेवल हमें इसका मीडियम या थोड़ा सा अच्छा लेवल इसका रखने की कोशिश की है। तो यहां पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए, थोड़ा सा एग्जाम में काम आई इसलिए बता देता हूं। मोलरता जो होती है ये डिपेंड करती है वस्तु के किसी भी पदार्थ के आयतन पर। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है मोलरता, और हमें पता है ये जो मोलरता है, मोलरिटी है, उसमें हम अगर कहें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है आयतन के, और जो आयतन होता है ये समानुपाती होता है ताप के। अब हमें पता है ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगी। यानी हम कह सकते हैं मोलरिटी कब घटेगी? जब इसका ताप बढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, ताप बढ़ाने पर जो मोलरता होती है वो घटती है। तो इसलिए साथियों आज का जो अपना टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद होता है इस 30 मिनट के माध्यम से आपको जितना ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूँ, या जितना मुझे अच्छा एक एक्सपीरियंस है साइंस का, कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, और आपने मेरा रिजल्ट भी अब तक देखा होगा कि साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर मैं भी कर पाता हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है काफ़ी लंबे समय तक मैं प्रयास करता आ रहा हूँ आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे सकूँ। भले ही मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है और मैं खुद भी जॉब करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, अभी कोचिंग ही जाऊंगा, इसलिए वीडियो हो सकता है शाम को ही अपलोड कर पाऊँ। लेकिन अगर आपको मेरी ये मेहनत, हम सब की मेहनत, जो भी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, खास करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राम जी सर का, जिन्होंने इस टेस्ट को काफ़ी अच्छे लेवल पर तैयार किया, और जितने भी ऑथेंटिक प्रूफ थे वो सभी जुटाए। तो आप सभी को इस टेस्ट में अगर कोई भी कमी लगती है तो आप साथियों इसको इग्नोर कर सकते हैं, और बाकी जिनको अच्छा लगता है वो इस टेस्ट सीरीज से आगे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आने वाले कौन से दिन को कौन सा टेस्ट होगा वो जल्दी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैं मानता हूँ सभी की रैंक हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई ऐप नहीं है, ना कोई बड़ी टीम है। अगर आप सभी का साथ रहा तो कोशिश करेंगे एक छोटा सा ऐप लॉन्च करके उसके ऊपर एक छोटा सा हम मिनिमम फीस के अंदर 100-200 रुपए के अंदर पूरा साइंस का एक शेड्यूल के रूप में, कि हर 3-4 दिन के बाद में आपको जितने भी 20 टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में दिए गए हैं, परमाणु से लेकर लास्ट जितने भी टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उनका प्रत्येक टॉपिक के एक पूरा टेस्ट बनाया जाए, लगभग 20 से 30 माइनर टेस्ट, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे 10 से 20 मेजर टेस्ट बनाएं। आप सभी के कमेंट आमंत्रित है, आप सभी बताइए कि आपको अगर ये इनिशिएटिव, हमारा जो भी एक पहल है वो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसी काम को थोड़ा आगे बढ़ाकर एक ऐप पर इस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जैसा चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर एक छोटी मोटी क्विज करवाएंगे और उसका आप सभी के साथ इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।